Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves. यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर लड़की को किस करते हुए ठीक से गाड़ी भी चला ले तो इसका एक ही मतलब है, चुंबन पर उसका उतना ध्यान नहीं है। किसने कहा था ये? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसिंग में इंसान की पांचों इंद्रियों का अटेंशन चाहिए होता है। दो इंसान एक दूसरे को छूने से पहले एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, फिर एक दूसरे के पास आते हैं और जादू होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के शरीर को छूने का जादू। शायर जुरत कलंदर बख्श ने इसे ऐसे लिखा कि मिल गए थे एक बार उसके जो मेरे लब से लब, उम्र भर होठों पे अपने में ज़बां फेरा किया। ऐसे शायर मुनव्वर राणा लिखते हैं कि मोहब्बत एक पाकीज़ा अमल है, इसलिए शायद सिमट कर सारी शर्म एक बोसे में चली आई। लेकिन ये मामला कवि की कल्पनाओं तक ही सीमित नहीं है। मसलन किसिंग का एक अलहदा साइंस भी है, हिस्ट्री भी है। जब मानव शरीर के सेंसिटिव अंगों को किस किया जाता है तो इसमें साइंस के एंगल तलाशे जाते हैं। मसलन होंठ, जीभ या माथे पर किया गया चुंबन डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन्स को रिलीज करता है। इससे इंसान को खुशी की अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति होती है खुशी की कि इंसान पूरी मजबूती के साथ दावा करते हैं कि हमने ही खोजा ये तरीका चुम्बन करने का। अब दावे तो 1000 कर लीजिए आप, लेकिन टैबू के चलते कोई पुख्ता शोध या खोज नहीं हुई। कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ लिप टू लिप किसिंग का। अब एक नई रिसर्च हुई है जिसने सारे पुराने रिसर्चर्स को सवालों के घेरे में ला दिया है। फिर सवाल ये नहीं उठते कि किसिंग शुरू कैसे और कहाँ हुई, बल्कि सवाल ये हो जाता है कि इसकी शुरुआत इंसानों ने की भी या नहीं की, या हमने ये तरीका किसी जानवर से सीखा या किसी सूक्ष्म जीव से। और फिर सामने आते हैं कुछ जोखिम। किसिंग से जुड़े एक वायरस का नाम आता है जिससे दुनिया की लगभग 67% आबादी ग्रसित है। लेकिन क्या डोपामीन के उछाल के लिए हम ये रिस्क ले सकते हैं? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज चुंबन के इतिहास और जोखिम के साथ इसके पूरे साइंस पर हम बात करने वाले हैं। इंसानों के पास इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि सबसे पहले किसने किस किया, क्यों किया और कहां किया। लेकिन कुछ कड़ियां हैं जिन्हें जोड़कर हम एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। कई लोकप्रिय थ्योरीज हैं जिनमें से एक है रंगों की थ्योरी। ये बात है तब की जब इंसान जंगल में रहता था, फल और मांस खाता था। जब उन्होंने हरे रंग के फलों को चखा, उनका स्वाद अच्छा नहीं लगा, कड़वा सा लगा क्योंकि ये पके नहीं थे। और जब उन्होंने लालिमा वाले फलों को चखा तो उन्हें स्वाद अच्छा लगा क्योंकि ये फल पके हुए थे। यहाँ से लाल रंग इंसानों के लिए खास हुआ, एक इनाम की तरह। लेकिन ये तब की बात है जब रंगों के कोई नाम थे ही नहीं। 1969 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रेंट बर्लिन और लिंग्विस्ट पॉल के ने अपनी किताब बेसिक कलर टर्म्स में लिखा कि इंसानों ने काले और सफ़ेद रंग के बाद लाल रंग को नाम दिया था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट वीएस रामचंद्रन का कहना है कि लाल रंग को भोजन से जोड़ने के बाद हमारे पूर्वजों ने इसे अन्य आकर्षण से भी जोड़ा। किसी इंसान के लिए एक मानव शरीर से ज़्यादा आकर्षक और क्या हो सकता था? लाल रंग पके हुए फल के अलावा ब्लश करने यानी शर्माने या ऑक्सीजन से भरपूर रक्त प्रवाह के कारण होठों की लालिमा से भी जुड़ता है। चेहरे का एक उभरा हुआ हिस्सा है होंठ, जिनकी ऊपरी त्वचा पतली भी होती है और इसी कारण इनकी बनावट ज़्यादा डिटेलिंग के साथ नजर भी आती है। इसलिए इंसानों के भीतर स्वाभाविक रूप से होठों को छूने की इच्छा जागी होगी। कई लोकप्रिय थ्योरीज में से ये एक है। इसी तरह एक थ्योरी ये कहती है कि बच्चा जब अपनी माता के पेट में होता है तभी से अपना अंगूठा चूसने लगता है, यानी पैदा होने से पहले ही उसे ह्यूमन स्किन का टच और टेस्ट पता होता है। इसी तरह कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि किसिंग की शुरुआत होठ या गाल से नहीं बल्कि नाक या सूंघने से हुई होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिसर्च से यह सवाल उठा है कि किसिंग का इंसानों के रोमांस से कुछ लेना देना था भी या नहीं था।
या ये सिर्फ बीमारी फैलाने के जोखिमों से भरा है, और इसकी स्टडी के लिए जानवरों से जुड़े डेटा को आधार बनाया गया है। तो जानवरों पर किए गए शोध की बात हम पहले कर लेते हैं। सेंट्रल अफ्रीकी देश कॉन्गो के एक चिड़ियाघर में रहता था बंदका नाम का एक मेल बोनोबो। बोनोबो गोरिल्ला जैसा दिखने वाला एक एंडेंजर्ड एप होता है, स्पीशी है ना, प्रजाति है। खास बात यह है कि इंसान और बोनोबो का डीएनए लगभग 98.7% एक जैसा होता है। बंदका का मिजाज शैतान किस्म का था। चिड़ियाघर में वो लोजा नाम की एक फीमेल बोनोबो को खूब परेशान करता था, उसके बाल नोच लेता, उसके खिलौने छीन लेता। अब बंदका नाम के इस बोनोबो से जू वाले भी परेशान ही हो रहे थे। तो फिर 2006 में क्या हुआ, सबक सिखाने के लिए इस बोनोबो को जू में एक अलग जगह, एक अलग झुंड के साथ शिफ्ट किया गया। उसके नए झुंड के नेता ने उसके साथ सख्ती दिखाई, सजा दी, फिर वो रोता हुआ वहां से भागा। लेकिन तब तक जो पुराना झुंड था वहां के साथियों ने भाव देना बंद कर दिया। अकेला रहने लगा, रोने लगा। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। लोजा उसके पास आई और उसने बोनोबो को अपनी बाहों में भरा और प्यार से उसे किस भी किया। फिर उसे दुलार से सजाया संवारा, और ये देख करके सारे जू वाले रह गए दंग। यहां से ये समझ आया कि बोनोबो प्रजाति में किसिंग एक प्रक्रिया है जिसके जरिए वो एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, दुलारते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन इनके चुंबन में जीभ का इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह एक गोरिल्ले की कहानी और है। इंसानों के अलावा ये एक ऐसी प्रजाति है जिस पर हमने भाषा से जुड़े कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इन्हीं पर किए हैं, और इस मामले में भी एक फीमेल गोरिल्ला खास है। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं 1971 में पैदा हुई कोको नाम की एक फीमेल गोरिल्ला पर। 1000 से ज्यादा ह्यूमन साइंस यानी संकेत और लगभग 2000 अंग्रेजी शब्द ये समझती है, और उसी ने किसिंग को लेकर हो रहे रिसर्च में एक नया क्लू दिया। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए कोको के लिए एक उपयुक्त मेल गोरिल्ला खोजा जाना था। उसके सामने एक स्क्रीन लगाई गई फिर, और अलग अलग मेल गोरिल्ला के उसको वीडियो दिखाए गए। हर वीडियो के बाद कोको अंगूठा उठाकर पसंद या नापसंद या ठीक ठाक का संकेत देती थी। तभी स्क्रीन पर एंडुमे नाम के गोरिल्ले का एक वीडियो आया। कोको उठी और सीधे स्क्रीन के पास गई और एंडुमे को या उसकी छवि को चूम लिया। इससे पता चला कि गोरिल्ला ने अपनी पसंद का स्पष्ट संकेत देने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल नहीं किया जो आम था। उसने किस करने को चुना ताकि वो इंटेंसिटी दिख सके जो उसकी फीलिंग में थी। लेकिन इस चुंबन में भी जीभ का इस्तेमाल नहीं था। बार बार जीभ के इस्तेमाल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किस से फैलने वाली बीमारी वाली जो थ्योरी है उसमें इसका ज्यादा रोल आएगा, और यहीं पर एक सिरा जुड़ता है हिंदुस्तान से। चुंबन पर हो रहे रिसर्च भले ही अभी के ज़माने में हो रहे हों, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। हिंदुस्तान में किसिंग का संदर्भ आता है वात्स्यायन के लिखे संस्कृत ग्रंथ कामसूत्र में। मानव समाज में लगभग 1500 ईसा पूर्व तक किसिंग को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलता। इसके सबसे शुरुआती प्रमाण भारत के वैदिक संस्कृत ग्रंथों में जरूर मिल जाते हैं, जिनका संकलन लगभग 3500 साल पुराना माना जाता है। द साइंस ऑफ किसिंग नाम की एक किताब में अमेरिकन ऑथर शेरिल किशनबम बताती हैं कि शुरुआती वैदिक ग्रंथों में किसिंग के लिए कोई शब्द मौजूद नहीं है, लेकिन ये भाव किसी न किसी रूप में मिल जाता है। सूंघने, गंध लेने और छूने को इसी अर्थ में लिखा गया। वो लिखती हैं कि ऋग्वेद का एक अंश दुनिया की नाभि को छूने का वर्णन करने के लिए सूंघना या गंध शब्द का संकेत करता है। संभवतः एक प्राचीन चुंबन का ही संदर्भ है। एक और दिलचस्प पंक्ति है जिसका अनुवाद है कि घर का युवा स्वामी बार बार युवती को चाटता है। यहाँ चाटना एक प्रकार के चुंबन का संदर्भ हो सकता है। वैदिक काल के अंत तक हमें शुरुआती भारतीय चुंबन के बारे में और भी अधिक आकर्षक सुराग मिलते हैं। इनमें महाभारत का भी जिक्र आता है, लेकिन ये सब और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं कामसूत्र में। सारे टैबूज को तोड़ते हुए इस किताब में चुंबन को लेकर एक पूरा चैप्टर है जिसमें 26 प्रकार के चुंबनों का वर्णन मिलता है। इन 26 में से 3 प्रकार के चुंबन वात्स्यायन उन लड़कियों के लिए बताते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ये हैं निमित्तक, स्फुरितक और घट्टतिटक। कामसूत्र के मुताबिक अधिक उत्तेजना जगाने के लिए किसिंग के 3 अलग अलग तरीके हैं, या कह लीजिए कि जितने चुंबन हैं उनको 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा है। 2 कैटेगरीज विलास, आनंद, सम्मान जताने के लिए है और एक सामान्य भाव के लिए। इसके अलावा 9 अन्य तरह के चुंबन भी मिलते हैं, यानी दुनिया में जितनी तरह के चुंबन लोकप्रिय हैं उनमें से अधिकतर का जिक्र कामसूत्र में आपको
मिल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि किसिंग के जिन जोखिमों को लेकर अभी की रिसर्च के जरिए सावधान किया जा रहा है, वात्स्यायन ने उनमें से कुछ का जिक्र पहले ही किया है। जैसे कि वो चेतावनी देने के लहजे में लिखते हैं कि पहली मुलाकात में चुंबन, नखच्छेद्य और दंतच्छेद्य में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अब ये किसिंग के शुरुआती कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड करता है। नखच्छेद्य का मतलब नाखून के निशान और दंतच्छेद्य का अर्थ है दांत के निशान। ये दोनों किसिंग या इसके तुरंत बाद की प्रतिक्रियाओं में बहुत पहले से शामिल हैं। वात्स्यायन लिखते हैं कि इस प्रक्रिया में धैर्य दिखाना चाहिए क्योंकि ये कई जोखिमों से भरा है। लापरवाही बरतने पर इसके बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। कामसूत्र में ये भी स्पष्ट लिखा गया है कि किन अंगों पर किस करना चाहिए। संस्कृत महाकवि जयदेव भी मानव अंगों की एक लिस्ट पेश करते हैं जहां किस किया जा सकता है। इनमें आंखें, कंठ, कपोल, हृदय, नाभि, मुख आदि लिखे गए हैं। ऐसे ही कल्याणमल्ला और प्रौढ़ादेव राय जैसे रचनाकार भी इस बारे में लिखते हैं। ये सब बहुत पहले लिखे जा चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस वक्त में सिर्फ हिंदुस्तानी ही किस कर रहे थे या उसके बारे में लिख रहे थे अपने ग्रंथों में। चलिए हिंदुस्तान से बाहर चल के मेसोपोटामिया जाते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य यहाँ पे हुआ है एनुमा एलिश, जिसमें बेबीलोनियन सभ्यता की कहानी दर्ज है और इसके कई चैप्टर्स पत्थरों पर तराशे हुए मिले थे, है ना, एक्सकेवेशंस वगैरह में। इन्हें लेकर भी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन इनमें भी कई तरह के चुंबनों का जिक्र मिल जाता है, जैसे अभिवादन का चुंबन, है ना, या पैरों पर चुंबन। यूनानी कवि होमर ने लगभग 3000 साल पहले प्राचीन महाकाव्य ओडिसी लिखा था, जिस पर हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन इन दोनों फिल्म भी बना रहे हैं। इसमें नायक ओडिसियस का वर्णन किया गया है कि घर लौटने पर उसके गुलामों ने सम्मान में उसे चूमा, लेकिन उसके होठों पर नहीं, क्योंकि वो उसके अधीन थे, गुलाम हैं। एक और उदाहरण यूनानी महाकाव्य इलियाड में मिलता है। अखिलीस द्वारा हेक्टर को मारने के बाद, है ना, हेलेन ऑफ ट्रॉय वाली जो कहानी है उसका जिक्र हो रहा है। अखिलीस हेक्टर को मार चुका है। हेक्टर के पिता राजा प्रियाम अपने बेटे का शव वापस लेने के लिए अखिलीस के पास जाते हैं, उसको मनाते हैं और इसके लिए वो अपने दुश्मन के हाथों को चूमते हैं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहाँ चूमता था, इससे उसकी सामाजिक हैसियत का पता चलता था। बराबर के लोग अभिवादन के लिए होठों पर चुंबन करते थे। अगर दोनों की हैसियत में अंतर है तो वो गाल पर किस करते थे। अगर बहुत ज़्यादा अंतर हुआ तो कम हैसियत वाला व्यक्ति दंडवत होता था। ऐसा ही एक किस्सा इथियोपियाई राजाओं के बारे में भी है। लोग उनके पैरों को चूमते थे, जबकि न्यूमीडियन राजाओं को इतना सर्वोच्च माना जाता था कि उन्हें बिल्कुल भी चूमा नहीं जा सकता था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें फ्लाइंग किस के संकेत मिलते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने प्रोस्कुनस नाम के एक प्रतीकात्मक चुंबन की शुरुआत की थी, जिसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति या सम्राट को जमीन पर झुककर सम्मान दिया जाता और हवा में फिर एक किस उड़ाया जाता। हालांकि कई यूनानियों ने इस प्रथा को घृणा की दृष्टि से भी देखा। अब यहाँ 2 बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली ये कि भारत के बाहर की अधिकतर रचनाओं में रोमांटिक किस का विवरण नहीं मिलता है, या उतना नहीं मिलता है जितना कामसूत्र में बाकी भारतीय ग्रंथों में मिलता है। दूसरी बात ये कि बहुत पहले से इंसान एक दूसरे को किस करते रहे हैं, ये बात स्थापित हो जाती है। वैसे ही बहुत पहले से इसे नापसंद करने वाले या इससे असहज होने वाले लोग भी मौजूद रहे हैं। पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन कवि मार्शल ने अपने प्रसिद्ध एपिग्राम्स में किसिंग का घृणित वर्णन किया। उन्होंने अलग पेशे के लोगों के बारे में लिखा कि वो गंदी चीज़ों को अपने मुंह से छूते हैं और फिर उसे मुंह से किस करते हैं। रोमन सम्राट टाइबेरियस ने भी चुंबन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इससे बीमारी फैलती है। इसी समय में एक रोमन राजनेता काटो ने उपहास में कहा कि घर लौटने पर पत्नियों को अपने पतियों को चूम कर देखना चाहिए, प्यार के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए कि क्या पति शराब पी के आया है। आलोचनाओं और उपहास के बावजूद रोमन सभ्यता में 3 तरह के चुंबन शामिल हुए। ऑस्कुलम सामाजिक या दोस्ती का चुंबन, बेसियम परिवार के सदस्यों के लिए प्रेम भरा चुंबन, सेवियम यौन या कामुक चुंबन जो पार्टनर के लिए होगा। रोम में इससे लेकर कई कानून भी थे, मसलन ऑस्कुलम इंटरवेनियस। इसके मुताबिक अगर 2 लोगों की शादी तय हो गई और मंगेतर जोड़े का एक सदस्य शादी से पहले मर जाता है तो जो गिफ्ट्स तब तक के ले लिए गए हैं उनका बंटवारा कैसे होगा।
ये चीज तय होती थी इस बात से कि इन दोनों ने सार्वजनिक रूप से किस किया था या नहीं। अगर होने वाले पति पत्नी ने किस किया था, लोगों ने देखा था, तब जो गिफ्ट्स हैं उनका आधा हिस्सा मृतक के वारिस को मिल जाता था। ओल्ड टेस्टामेंट में भी किसिंग का जिक्र मिलता है। हालांकि ईसाई धर्म के उदय के साथ किसिंग के लिए बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। एक डर फैला कि चुंबन शरीर में ऐसी गतिविधियों को जन्म देगा जिसे पाप का रास्ता माना जाता है। 1665 में लंदन में प्लेग फैला जिसमें लाखों लोग मारे गए, है ना। उस समय किसिंग को लेकर लोग ज्यादा सावधान हुए और इसकी लोकप्रियता लगभग खत्म से होने लगी। लोग किस करने की बजाय अभिवादन के लिए एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाने लगे, वेव करने लगे, झुकने लगे या टोपी उठाने लगे, है ना। हार्ट टिप इसलिए कर रहे हैं ताकि छूना ना पड़े, छुआछूत की बीमारी ना फैले। इसी बीच जर्मनी में मार्टिन वॉन केम्पे नाम के एक लेखक ने किसिंग पर एक ग्रंथ रचा। उन्होंने ओपस पॉलीहिस्टोरिकम डी ऑस्कुलस इस नाम की एक किताब लिखी जिसमें 1000 से ज्यादा पन्ने थे और इन सब में चुंबन का ही वर्णन था। उसी समय जर्मनी में किस को वैध और गैर कानूनी कैटेगरी में बांटा भी गया था। कानून बनाए गए, महिलाएं उन पुरुषों पर मुकदमा लिखवा सकती थी जिन्होंने उन्हें धोखे से, वासना से या दुर्भावना से किस किया हो या किस करके उन्हें परेशान किया हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक इंग्लैंड में हाथ पर किस करने का चयन लोकप्रिय हुआ और यही प्रथा फिर हैंडशेक में बदला और फिर दुनिया भर में जैसे जैसे व्यापार फैला, लोगों ने नई सभ्यताओं को अपनाना शुरू किया और इन्हीं में से एक थी किसिंग। लेकिन यूरोप की कई संस्कृतियों में लंबे समय तक माउथ टू माउथ किस गायब रहा। यूरोपीय शैली में माउथ टू माउथ किस का कॉन्सेप्ट साहित्य और फिल्मों से आया। ये कल्चर उनसे पहले कुछ अफ्रीकी जनजातियों में देखा गया जो एक दूसरे को काटते थे, चाटते थे या चेहरा रगड़ते थे। पशुवत उनका बिहेवियर था, लेकिन ये भी अभिवादन के लिए ही था। रोमांटिक किस का कॉन्सेप्ट वहां भी नहीं था। अंग्रेजी उपन्यासकार रीड ने एक अफ्रीकी राजा की सुंदर बेटी के प्यार में पड़ने का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि रीड ने महीनों तक राजा की बेटी का दिल जीतने की कोशिश की। अंत में एक शाम हिम्मत करके उसे चूमा। उस लड़की ने ऐसा पहले कभी ना देखा था, ना महसूस किया था, तो डर गई और जोर से चिल्लाने लगी और रोते हुए वहां से भाग गई। उससे लगा कि रीड इसे खा लेंगे। बाद में रीड को पता चला कि लड़की की जीवन शैली में चुंबन का प्रचलन कभी नहीं रहा था। वो जानती नहीं थी कि ये क्या है। अब इतनी सारी बातों के बाद एक अहम सवाल उठता है कि जब इंडियन लिटरेचर में प्राचीन समय से किसिंग का जिक्र है, तो फिर लोग इसे लेकर आज भी असहज क्यों हैं। जैसे इस वीडियो का थंब देखकर भी कुछ लोग असहज हुए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है आज अलिफ लैला में। इसके कई जवाब हो सकते हैं। इनमें से एक जवाब ये है कि भारतीय समाज में अभिवादन के लिए और दुलार प्यार के लिए अडल्ट्स के बीच किसिंग का कल्चर नहीं है या बहुत कम है। किसिंग सामाजिक नहीं है हमारे यहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो किसेस हैं, ज्यादा बड़ा हिस्सा उनका या तो परिवार में प्यार दुलार के लिए होगा और उससे भी ज्यादा बड़ा हिस्सा कामुकता से जुड़ा होगा। और कामुकता, ये सीधे कह लीजिए सेक्स, आज भी हमारे लिए, अधिकतर लोगों के लिए इंडियन सोसाइटी में एक टैबू है। इस पूरी बातचीत का सिर अब तक कहां पहुंचा? हमने दुनिया भर के प्राचीन लिटरेचर पर ध्यान दे दिया। इसमें एक बात समझ में आई कि यह हो सकता है कि किसिंग का प्रचलन भारत के अलावा दुनिया में किसी और हिस्से में भी रहा हो, लेकिन रोमांटिक किसिंग का जिक्र सबसे पहले इंडियन लिटरेचर में ही आता है और पूरे विस्तार से आता है। अब तक तो सिरा यहीं पहुंचा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिसर्च में इस बात पर सवाल उठाया गया है कि किसिंग की शुरुआत इंसानों ने की भी या नहीं, बल्कि इसमें यह संभावना भी जताई गई है कि चुंबन की शुरुआत संभवतः 1.6 से 2.1 करोड़ साल पहले हुई थी। इसका कोई मतलब नहीं होता है 1 करोड़ 60 लाख साल पहले या 2 करोड़ 10 लाख साल पहले हुई थी, यानी मॉडर्न ह्यूमंस के अस्तित्व में आने से भी पहले की बात है ये। इस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि किसिंग का व्यवहार निएंडरथल्स में भी मौजूद था, जो प्राचीन मानवों की एक विलुप्त प्रजाति थी और लगभग 40,000 साल पहले यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में ये रहती थी। इसके अलावा एक दिलचस्प बात ये भी बताई गई है कि निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस दोनों में अपने एवोल्यूशन में एक दूसरे से अलग होने के बहुत बाद तक एक ही तरह का ओरल माइक्रोब पाया जाता था, जो ये संकेत करता है कि ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे को चूमती थीं। लेकिन ये एक संभावना है ना, पॉसिबिलिटीज में से एक। दिलचस्प बात यह है कि इस शोध में किसिंग की शुरुआती परिभाषा को रोमांस से अलग रखा गया। इसे ओरल टू ओरल कॉन्टैक्ट बताया है, जो संभवतः भोजन के आदान प्रदान पर आधारित होगा।
इसी रिसर्च में ये भी कहा गया है कि सामान्य और सेक्सुअल किसिंग दोनों से ही रोगाणुओं का ट्रांसमिशन हो सकता है। हालांकि रिसर्चर्स ने यह भी डिस्क्लेमर दिया है कि सीमित आंकड़ों के कारण उनके निष्कर्ष इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन इस शोध से कम इतना तो वो चाहते ही हैं कि किसिंग की हिस्ट्री और साइंस पर जोर शोर से बात शुरू हो जाए। यहाँ WHO का भी एक आंकड़ा प्रासंगिक होता है। दुनिया की लगभग 67% आबादी HSV1 वायरस से ग्रसित है और ये वायरस ओरल हर्पीस का मुख्य कारण है, जिसके लक्षण मुंह के अंदर और आसपास छाले या छाले जैसे होते हैं। इसके फैलने का मुख्य कारण भी किसिंग को बताया जाता है। हालांकि अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि इसे लेकर बहुत बड़ा खतरा जताया जाए या आपको चेतावनी दी जाए। फिर भी सावधानी बरतने में आपका नुकसान क्या है? लेकिन क्या हम इस सवाल का जवाब अब तक खोज पाए कि सबसे पहला किसने, कब, कहां और क्यों किया था? अगर इंसानों ने किया तो क्यों किया था? जवाब है कि हम अब भी इस सवाल का जवाब खोज ही रहे हैं। हालिया शोधों ने इस ओर जरूर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि रोमांटिक लिप टू लिप किसिंग का सबसे विस्तृत और शुरुआती विवरण हिंदुस्तानी ग्रंथों में ही मिलता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रेम आधारित चुंबन को एक कला और विज्ञान के रूप में विकसित करने में भारत की एक अग्रणी भूमिका हो सकती है। तो अगर आप भारत में इस वीडियो को देख रहे हैं, अलिफ लैला की किस्त को, और आप भारतीय संस्कृति में मानते हैं, तो ये भी मानिए कि भारतीय संस्कृति में प्रेम जताने के लिए चुंबन का स्थान हजारों हजार साल से रहा है। तो उतना भी अनकंफर्टेबल मत हो जाए कीजिए। अलिफ लैला का ये एपिसोड रवि सुमन ने लिखा है और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।